आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर, पटना, बिहार से। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं कक्षा का जो राजनीतिक विज्ञान है यानी पॉलिटिकल साइंस, उसके ऊपर में। तो सबसे पहले राजनीतिक अगर शास्त्र की बात किया जाए तो ये हमारा जो सिलेबस है ये दो भागों में है। एक हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स है तो दूसरा हमारा जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर हम देखेंगे, चाहे इंडियन पॉलिटिक्स भी, तो उसमें आपको लगेगा ही नहीं कि हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल का जो डर होता है ना सर, यहां पढ़ेंगे तो लगेगा कि एकदम हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे बात अब कर ले कि एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और एक इंडियन पॉलिटिक्स। एक हम भारत में राजनीति को देखेंगे और एक विश्व में राजनीति को देखेंगे। तो अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर पहले समझ पाते हैं तो जब इंडियन पॉलिटिक्स की बात आएगी तो वहां इंडियन पॉलिटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी कुछ बातें जुड़ जाएंगे, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। दूसरी बातें होती है कि हम ऊपर देश दुनिया के संगठन वगैरह, यूएनओ वगैरह सारे चीज को अगर हम समझ जाएंगे तो अपने इंडिया के अंदर में जो पॉलिटिक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड से चीजों को हम लोग जब लिंक करने लगेंगे तब। ठीक है, चलिए ये चीजों को ध्यान में रखेंगे। और अब आपका हम पहला जो है वो चैप्टर वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, जिस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर यानी द कोल्ड वार एरा, ये आज के वीडियो लेक्चर से करते हैं शुरू। तो जिस तरह से हिस्ट्री के वीडियो डाले जाते थे कंटिन्यू, जिस तरह से ज्योग्राफी के वीडियो डाले जा रहे थे, आपका होम साइंस भी डला रहा था, ठीक उसी तरह से अब आपका पॉलिटिकल का जो वीडियो है वो भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाले जाएंगे। अब एक बड़ी बात ये होती है कि सर हम आपको ये प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए चैनल खोले हुए हैं, खाली होम साइंस को छोड़ करके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। लेकिन यहाँ पे जो हम बातें करेंगे, यहाँ पे कोई डेटा से आपको आप बुक खोल कर बैठिएगा तो आपको लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं आप। तो पहले हम आपको बता दें, ये जो कोल्ड वार एरा जो है ना, जिसको कहते हैं शीत युद्ध का दौर, ये ध्यान रखेंगे। एक तो आपको मैप पे ये याद रखना है, यहाँ पे एक देश जिसको कहते हैं सर यूएसए, ध्यान रखेंगे बात को, इसको क्या कहते हैं तो इसको कहते हैं यूएसए। और एक इधर साइड में जो आप कंट्री देख रहे हैं, इधर साइड में ये है सर जी यूएसएसआर। अब यहाँ बारीकी से समझेंगे, यूएसएसआर यानी दोनों के बीच में ये लड़ाई होगी, पहले बातों को समझेंगे। यूएसएसआर का पहले फुल नेम ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, याद रखेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। बाद में हम धीरे धीरे सारी चीज पढ़ा करके लिखा देंगे, बोर्ड पे भी लिख देंगे, अभी आप किसी तरह से परेशानी में ना पड़े। ठीक है, अभी हम आपको टेलर दे रहे हैं, जब हम बताएंगे तो उस समय नोट डाउन वगैरह सब चीज करा देंगे आपको। तो ये देखेंगे, ये आपका पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट से महाद्वीप है और इसमें जो देश प्रमुख है वो है आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके ऊपर में कनाडा है और इसके इधर साइड में अलास्का है, नीचे में मैक्सिको है। चलिए ये ध्यान रखेंगे। और इधर इसको कहते हैं भैया रूस, और इसका क्षेत्रफल और बड़ा है, इसको कहते हैं यूएसएसआर। अब इसको हम कब से कब यूएसएसआर कहेंगे? कई लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी इसके बारे में बात करते हैं तो हमेशा यूएसएसआर ही कह देते हैं। नहीं, यूएसएसआर को हिंदी में सबसे पहले जान लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो ये सोवियत संघ और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये दोनों के बीच की लड़ाई है और ये 1-2 साल की लड़ाई नहीं है। ये 1945 से शुरू होगा वर्ल्ड में और ये 1990 तक सर चलेगा। और अधिकांश विद्वान इसी टाइम पीरियड के, इसी समय काल को शीत युद्ध का दौर मानते हैं, ये याद रखेंगे। तो 45 में ये युद्ध शुरू होगा, हालांकि ये युद्ध हंगरी समझौता होगा, 91 में खत्म होगा, लेकिन लगभग 1990 तक जो है वो शीत युद्ध का दौर विद्वान लोग मानते हैं। अब ये क्या है शीत युद्ध का दौर? जब से हम बोले जा रहे हैं भैया कुछ नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय, याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये तानातानी की स्थिति है, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये एक दूसरे के तानातानी की स्थिति है। यही कहेगा कि एकदम एकरम मार के बर्बाद कर देंगे और ये कहेगा कि एकदम इसको मार के बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड में 1945 के बाद 2 ही ग्रेट पावर थे। और फर्स्ट ग्रेट पावर यानी पहली महाशक्ति के बात कर ले तो अमेरिका, और दूसरी महाशक्ति के बात कर ले तो सोवियत संघ, ये भी किसी से कम नहीं है। अब अभी बैकग्राउंड पे हम लोग चलते आएंगे, फिर यहां तक आएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू बता दें कि 45 साल 1945
1945 से 1990 तक लगभग 45 साल का टाइम पीरियड है और ये विश्व में ऐसी एकदम तनातनी की स्थिति बनी रही कि अब लग रहा था कि ये इसको मार के नस्ते नाबूद कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब ये लग रहा था कि भैया ये मार के इसको ना बर्बाद कर दे, तो ऐसे लग रहा था। और दोनों इतने पावरफुल थे, दोनों इतने गुट बना लिए थे कि अब ये दोनों तो लड़ रहा है, ये दोनों एकदम तानातानी की स्थिति बनेले है। लेकिन वर्ल्ड में औरों देश एकदम बेचारा जो है लग रहा था, खास करके वो जो अभी अभी आजाद हुआ है, कि अगर ये दोनों मारामारी कर लेगा तो उस टाइम तक परमाणु आ गए थे और परमाणु फोराफोरी कर लेगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, बचेगा नहीं, दुनिया तबाह कर देगा। तो ये अपने तानातानी की स्थिति बना करके औरों लोगों का जीना जो था ना वो हराम कर रखा था। अब इस चीजों को समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वो सोवियत संघ जो अमेरिका के एंटी हो गया और वो अमेरिका जो सोवियत संघ के एंटी हो गया। लेकिन इससे पहले ध्यान रखेंगे बात को हमारी कि सोवियत संघ के बारे में बात कर ले तो इस 15 जो देश है उसका एक ग्रुप से है और इसमें केवल अकेला रूस नहीं है, रूस के साथ में यूक्रेन है, बेलारूस है। इस तरह से 15 देशों का एक ग्रुप्स बन करके और 1922 में ये तैयार हुआ। याद रखिएगा, इसी को कहते हैं सोवियत संघ। तो ये सोवियत संघ की स्थापना किसके समय में की गई, तो लेनिन के टाइम में की गई। और ये 1922 से इसको हम लोग सोवियत संघ कब तक कहेंगे, तो 1900 लगभग 90 तक कहेंगे। चूंकि 91 में देखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा हंगरी समझौता के दौरान। उस समय जो सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति रहेंगे जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, तो मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम में वो सारी चीज चेंजिंग हम लोग देखेंगे आगे। अब हम आपको इतना देर में यही चीज समझा रहे थे कि हम आपके बुक के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं। तब बुक से आपका डायरेक्ट खोलेंगे, चूंकि यहां शुरू हो जाएगा आपका हिस्ट्री 1945 से, शीत युद्ध की शुरुआती। फिर हम लोग देखेंगे कि 1948 मार्शल योजना आएगा। फिर हम लोग देखेंगे 1949 में नाटो आ जाएगा जी। उसके बाद 1954 भारत संधि कर लेगा। फिर 1955 आ जाएगा आपका, 55 में वर्सा पैक्ट आ जाएगा। 61 में आपका जो है कि गुट निरपेक्ष आ जाएगा और 62 में आ जाएगा आपका मिसाइल संकट, यानी क्यूबा मिसाइल संकट। और आपका जैसे ही आप बुक्स खोलिएगा तो डायरेक्ट आपको सोचवाएगा 1962 से। तो जब तक आपको बेसिक जानकारी नहीं रहेगा कि 1962 से भी पहले क्या क्या हो गया और इसके बाद क्या होने वाला है, तो बुक्स जहां तक आपका थिंकिंग बढ़ाने का काम करेगा वहां ही आप फंस जाएंगे। अच्छा, आखिर क्यों एनसीईआरटी बच्चों को समझ में नहीं आता है, आखिर क्यों टीचर्स को ही एनसीईआरटी समझ में आता है? इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजंस है कि अच्छे टीचर्स एनसीईआरटी को पढ़ करके समझ करके आराम से समझा लेते हैं। क्योंकि टीचर के माइंड में उनसे रिलेटेड जो डेटाएं हैं, उनके आगे क्या है, उनके पीछे क्या है, वो चलते रहते हैं, उनके दिमाग में है। तो वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी क्या करती है, कभी पीछे माहे रिवर्स मारना शुरू करती है, कभी बहुत ज्यादा आगे चल रही। 1962 की बात करते करते एनसीईआरटी डायरेक्ट 91 की भी बातें करने लगेगी और 91 की बातें करते करते एनसीईआरटी एकदम पीछे की भी बात करने लगेगी। तो जब हम आपको टीचर्स क्या होते हैं कि बच्चों को एक क्रम से सीक्वेंस है कि पहले क्या हुआ, दूसरा बार क्या हुआ, जैसे पहले प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी थिंकिंग बढ़ाने के लिए, चीजों को लिंक करने के लिए कब पीछे चल जाएगी, रिवर्स मार देगी और कब आगे चल जाएंगे, ये बच्चों को पता नहीं लगता है। पता चला कि बच्चा 62 पढ़ रहा है लेकिन बात वहां पर चल रहा है 91 के। तो इसीलिए अभी हम आपको बुक्स नहीं चालू किए हैं, चूंकि आप ऑनलाइन में हैं, ज्यादा आपका कंफ्यूजन होगा, आप बहुत ज्यादा सवाल तो पूछ नहीं पाते हैं, कमेंट बॉक्स में तो चीजें पड़े रह जाते हैं और हम लोग भी कितना जवाब देंगे, कभी कभी फुर्सत मिलेगा तब, और एक लाइन के साथ जवाब नहीं रहे, ऐसी आपके उलझन हो जाए। तो इसीलिए पहले हम क्या किए हैं कि 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स आपका इस चैप्टर के ऊपर में फैक्ट्स से संबंधित रहेगा, उसको भी लिंक करने का प्रयास करेंगे। और जब ये हमारे 2 से 3 वीडियो लेक्चर्स को आप देख लेंगे, उसके बाद जब हम बुक्स पढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा, लगेगा कि एनसीईआरटी जितना कितना खूबसूरत चीज है, आप इसका जितना भी तारीफ कर दो ना सर, वो कम ही पड़ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों यूएसए और यूएसएसआर वाला वर्ल्ड में ये दोनों के दोनों ग्रेट पावर है। यूएसए पहला ग्रेट पावर है 1945 के बाद है, और यूएसएसआर की बात कर ले तो ये दूसरा ग्रेट पावर है। तो ये पहली महाशक्तियां और ये दूसरी महाशक्तियां। अब इस सब पे आने से पहले अब हम फिर लेते हैं रिवर्स सर, ये 45 से पीछे चले जाते हैं तो थोड़ी सी चीजें यहां पे समझने में आसान हो जाएगा। आप सब जानते हैं 10वां में ही पढ़ लेना था आपको 10th क्लास के हिस्ट्री में कि 1914 से 1918 विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वहां भी हम लोग गुट देखे, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र।
चलिए इसके बाद हम लोग देखें कि पहले विश्व युद्ध हो चाहे दूसरे विश्व युद्ध हो चाहे अभी कोल्ड वार, इस सब में एक देश बीच में आ जा रहा है जी, इसका नाम ही है जर्मन। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है? जर्मन। जर्मन इधर फ्रांस से सीमा साझा करता है, जर्मन इधर की बात कर ले तो इससे नीचे ऑस्ट्रिया का सीमा साझा करता है और इधर में स्विट्जरलैंड है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर यही जो जर्मन है ये बगल में इसका एक कंट्री जिसको कहते हैं पोलैंड, और फिर पोलैंड के बाद अगर बात कर ले तो फिर इसकी सीमाएं लग जाएगी जी ये यूएसएसआर से, सोवियत संघ वाले से, रूस यहां तक आ जाएगा, यूक्रेन वगैरह सब यही, इधर पोलैंड के बगल में यूक्रेन आपको मिल जाएगा। तो अभी बात को बढ़िया से समझेंगे कि 1914 से 18 4 सालों तक प्रथम विश्व युद्ध जो चली, जिसमें हार किसके हुई थी? तो जर्मन के हुई थी। उस टाइम में जर्मन की सेना से एक आदमी लड़ रहा था जो कि महत्वपूर्ण आदमी है, उसका नाम है हिटलर, यानी एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये जर्मन का आगे चल कर करके प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में तो ये साधारण सिपाही के तौर पे ये लड़ रहा था, भरसक बेचारा प्रयास किया, लेकिन फिर भी जर्मन के प्रथम विश्व युद्ध में हार हो गई। और जब हार हो जाती है तो 1919 में जर्मन के साथ में मित्र राष्ट्र वाले ने वर्साई की संधि किया, और ये जर्मन के लिए एक अपमानजनक संधि साबित हुई, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जर्मन को लॉस हुआ था। और फिर जब हम लोग देखे थे 10वां में कि 1929 ईस्वी में जब विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, तो मंदी का असर तो खैर जितने विकासशील देश थे, साथ साथ विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों को हुई, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर नुकसान हुआ था तो वो भी कौन था? तो जर्मन। जर्मन में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया था। जर्मन के जो युवा पीढ़ी के जो लोग थे, जो बड़े बड़े डिग्रियां को भी गले में ऐसे लटका कर करके और रोड पे गलियों में घुमा करते थे कि भैया कोई तो काम कर दे दो हमको, हम बीकॉम कैले हैं, हम फलान कैले, हमारे पास ये डिग्रियां है, वो डिग्रियां है, हमसे कुछ काम करवा लो, लेकिन 2 वक्त के रोटी भी दे दो। क्योंकि हम लोग जर्मन की हालातें हम लोग देखे थे 10वां में भी, अगर नहीं जाने तो जान लीजिए कि जर्मन की तो वो हालत हो गई थी कि आप इतना से समझ सकते हैं कि वहां पे लोग जो पैसे है ना वो बैलगाड़ियों पर लाद करके लेके जाते थे और वहां जो है झोला में सामान लेकर के आते थे। ये हाल थी कि वहां पे पैसे का मोल नहीं है, वस्तु का लालायित पड़ गया था। इस तरह के कंडीशन वहां पर देखे गए। आप इस तरह के कहानी भी आप लोग सुने होंगे बचपन में कि एक बुढ़िया थी, और जो वो बुढ़िया क्या है ना कि एक टोकरी में पैसे से भरा हुआ, उसका जो टोकरी है वो पैसा से भरा हुआ था, और वो जब जा रही थी तो रास्ते में उसके जो कुछ लुटेरे थे, डाकू प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो बुढ़िया को चाकू दिखाया, और चाकू दिखाने के बाद कहा कि अरे बुढ़िया ये सब लाओ। तो जब ये टोकरी देखा तो टोकरी पैसे से भरे हुए थे, और उसके भरे टोकरी, जो पैसे से भरे टोकरी थे ना, उनके पैसे को फेंक दिया लुटेरा लोग और उनको टोकरी के लेके भाग गया। यानी समझेंगे कि पैसों की मोल नहीं है, वस्तुओं की भी मोल बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गई थी। तो जर्मन की हालातें खराब थे, यहाँ खाने पीने के लिए ललाई था, झोला झोला में पैसा भर के लेके जाइए और पैकेट में इसे लुका कर करके और पाव रोटी लेके आइए। बहुत हालत खराब था, और इसका फायदा, इसी खराब हालत का फायदा उठाने वाला अगर कोई थे तो वो थे एडोल्फ हिटलर। वो युवाओं को जागरूक किए, जहां तहां मंच पे जाकर करके अपना एकदम पूरा बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिख करके, ऐसा भाषण कि एकदम जुनून बढ़ा दे, एकदम सबके फेफड़ा में प्राण ला दे, आदमी जो है देश के प्रति कट मरला एकदम तैयार हो जाए। ऐसे लंबे लंबे भाषण लिख लिख कर करके और उसको अलग अलग एकदम जुनूनी पोज में एकदम रियाज कर कर करके, और जहां तहां असेंबलियों में इतना युवाओं में जुनून भर दिए कि युवा लोग जो है आने लगे और इनको बहुमत वगैरह मिला, और आगे चल के देखते ही देखते हिटलर जर्मन के चांसलर बन गए। यानी यहां पर सर्वो अगर जर्मन की बात कर ले तो कौन हो जाएंगे? तो हिटलर हो जाएंगे। उसी हिटलर के बारे में अगर बात कर लेंगे, यही सब के कारण सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। कुछ देर के बाद कहते हैं, ये जो नीचे देख रहे हैं जूता का स्टाइल आपको दिख रहा होगा, एकदम हाई हिल के सैंडल, ये नीचे में एक सागर है सर, भूमध्य सागर। ये थोड़े छोटा पढ़ना चाहिए था तो लेकिन बड़ा कर दिए। ये भूमध्य सागर से लगा हुआ ये जो देख रहे हैं जूता टाइप का आकार, ये इटली है, और इटली के ऊपर में ऑस्ट्रिया सीमा साझा करती है जाकर के जर्मन से। अब ये बात को ध्यान से सुनेंगे, इटली का ही एक प्रमुख आदमी जिसका नाम मुसोलिनी है, और मुसोलिनी क्या करता है इस दौरान, इधर एक ये पूरा आपका साउथ
साउथ अफ्रीका नहीं, केवल अफ्रीका का कॉन्टिनेंट्स है, यानी अफ्रीका महाद्वीप है। और इधर अफ्रीका महाद्वीप के साइड में देखेंगे तो एक आपको देश मिलेगा जिसको कहते हैं इथियोपिया। याद रखेंगे कौन सा देश है, इथियोपिया। ज्योग्राफी में भी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसीलिए ध्यान रखेंगे। तो इथियोपिया पे क्या कर दिया, ये इटली वाले जो मुसोलिनी है, ये मुसोलिनी यहाँ पे कब्जा कर दिया, यहाँ पर जैसे कि हमला किया। देखते ही देखते इधर एशिया के इधर साइड में एकदम जैसे कि बीच पानी में इधर चारों पट्टी से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसके बारे में तो जानते ही होंगे, छुपा हुआ नहीं है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, टापू टाइप का देश है। इसको सब कहते हैं जापान। क्या कहते हैं, जापान। हमेशा सुनामी आते रहता है, और सुनामी जो वर्ड है वो तो जापान से ही लिया गया है। ये आप 10वां के ज्योग्राफी में डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में देखे थे। चलिए ध्यान में रखेंगे। तो ये जापान वाला क्या कर दिया, इधर चीन बगल में ही है, और चीन के कुछ भागों पे ये आक्रमण कर दिया। तो इधर इटली वाला इथियोपिया पे मार रहा है, जापान वाला इन्हें मार रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आत्मबल जर्मन का बढ़ गया। अब लगा कि वर्ल्ड में हमरो सपोर्ट करने के लिए कुछ देश जो है वो साथ देगा, और इसकी मित्रता किसी तरह से याद रखेंगे, जर्मन की मित्रता इटली से, और फिर साथ ही साथ जापान से भी होने लगे। और ये जापान वाला क्या किया, यू पावर में है, यू पावर में है, और यू पावर में है, और ये लोग तीनों का एक गुट बन गया, और इसी गुट को कहते हैं सर धुरी राष्ट्र। याद रखेंगे कौन राष्ट्र कहते हैं, धुरी राष्ट्र। तो ध्यान से सुनेंगे, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तो धुरी राष्ट्र में है आपका जर्मन, इटली और जापान। याद रखिए जर्मन, इटली और जापान, याद रहेगा आपको। चलिए अब इधर अगर बात कर ले तो ये लोग अब तबाही कर रहा है। ये जर्मन जो है कि एकदम पूरा आग में घी डालने का काम करेगा। बहुत सारे इसके पीछे का रीजन है। 1 अगस्त 1939 की बात करेंगे तो बगल में जर्मन की सीमा लग जाती है, किससे सर, तो पोलैंड से, और ये पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। और जब जर्मन पोलैंड पे आक्रमण कर देता है, तभी से हम लोग वर्ल्ड में सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर होता है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसकी शुरुआती मान ली जाती है सर। अब मामला बिगड़ जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, इधर क्या होता है कि जर्मन वाले इधर दक्षिण अफ्रीका जो है इधर भी कब्जा कर दिया था। जिस समय में आप फिर तीसरे बुक हम आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि इधर एक द्वीपीय देश है सर, इसको कहते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन वाले ने भारत पर तो कब्जा किया, जो किया ही था, और ब्रिटेन वाले का कब्जा इधर साउथ अफ्रीका में भी था। यहाँ गोरे और काले को लेकर करके, और 10वां के इतिहास में पढ़े होंगे कि गोरे और काले को लेकर के महात्मा गांधी जी ने रंगभेद की नीति वगैरह ये सब चलाए थे। चलिए इसके अलावा ध्यान सुनेंगे, इधर जब हम देखेंगे सर तो ये एशिया है हमारा, और एशिया के इधर नीचे आएंगे तो दक्षिण, और इधर आएंगे तो पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वी तरफ पढ़ेंगे तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब आपको इधर साइड में मिल जाएगा। तो इधर अगर बात कर ले तो इधर हमारा जो भाग है, ये सब द्वीपीय वाला क्षेत्र जो है, कंबोडिया और मलेशिया, ये सब। तो मलेशिया वाला भी एरिया पर किसका कब्जा था, तो व्यापार के सिलसिले में गया तो ये उसको भी कब्जा में कर ले था। ब्रिटेन वाला के अंदर में ही मलेशिया था, भारत था, भारत के नीचे श्रीलंका था, इधर दक्षिण अफ्रीका था। इन तमाम बहुत सारे देशों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चला था। अब ये ध्यान रखेंगे, ये जर्मन वाला क्या किया कि साउथ अफ्रीका पर आक्रमण किया, और यहां पर जैसे कि गोरों के एकदम 75 बिगाड़ दिया। इधर जापान वाला क्या कर दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ध्यान रखेंगे, इधर जाकर के मलेशिया में यहाँ पर 75 बिगाड़ दिया। मलेशिया पे जापान का कब्जा हो गया, और सब जगह से यही चीज हो रहा है। अब ये ध्यान से सुनेंगे तो सभी जगह इधर इटली वाला इथियोपिया पर भी आक्रमण कर दिया। अब एजेंडा बन गया, जर्मन का चांसलर हिटलर कह रहा है इटली वाले को कि दोस्त तू नीचे वाला सब जीत जा, तू अफ्रीका सब जीत जाओ, हम का जीतेंगे, तो ये भूमध्य सागर से लेकर के इसके ऊपर वाला भाग को, यानी पूरे यूरोप के हम जीत जाएंगे। याद रखेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों विश्व युद्ध में, तीसरा विश्व युद्ध तो हुआ नहीं, लेकिन माहौल बना ना, हो जाता तो इसको तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो इसको शीत युद्ध कहते हैं, ठंडे ठंडे रह गया। चलिए ध्यान देंगे बात को। लेकिन तीनों में केंद्र बिंदु कौन हो जाएगा सर, जर्मन। यहाँ पे देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान 1961 में बर्लिन का दीवार भी बना, कहां पे, जर्मन में। तो कहीं ना कहीं बर्लिन दीवार पूरे शीत युद्ध का प्रतीक हो जाएगा, वहां भी चीजों को हम लोग देखेंगे। लेकिन अब ध्यान सुनेंगे, एजेंडा क्या है। जो जर्मन का चांसलर हिटलर है, ये कह रहा है कि हम पूरा यूरोप भैया जीत लेंगे, और इसको कह रहा है इटली के कि तू नीचे वाला भूमध्य सागर के नीचे अफ्रीका जीत जाओ, और इसको कह रहा है जापान वाला भैया ये सब बना रहा है कि हम जो एशिया वाला ये सब देश है इसको जीत जाएंगे।
और इसी दौरान जब हम आपको तीसरा बार पढ़ाएंगे तो इसी दौरान हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन जब 42 में चलते रहेगा और यहाँ से जो है कि आजादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस चले जाएंगे और मदद करने की गुहार भी लगाएंगे। और यहाँ जर्मन का जो चांसलर हिटलर है वो कहीं ना कहीं मदद के लिए बोले भी थे, लेकिन वो कहे कि भाई अभी सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, अभी हम कैसे आ सकते हैं, और अभी तुमको अगर मदद की जरूरत है तो हम तो बहुत दूर हैं तुम्हारे यहाँ से, अभी जाओ, हमारा एक मित्र इधर है, इधर यानी जापान वाले को कह रहा है और तुमको जापान वाला जरूर सपोर्ट करेगा। और वही जापान में जाते हैं और उनके समर्थकों से धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस भी सेना इकट्ठा कराएंगे भारत को आजाद करने के लिए। और सभी जगह से अंग्रेजों का घर बार जो है वो बिखर रहा था, इधर जो है कि अफ्रीका वाले क्षेत्रों पे कब्जा हो ले, मलेशिया वाले क्षेत्रों पे कब्जा हो ले, ब्रिटेन की हालत एकदम खराब हो रही थी। अब इसी दौरान ध्यान में रखेंगे कि वर्ल्ड में दो गुट थे। अच्छा, तब तक ये जो यूएसएसआर वाला था, सोवियत संघ वाले जो थे वो किसके तरफ से थे, तो वो यूएसए के तरफ से थे। अब बात को ध्यान में रखेंगे, सोवियत संघ पहले मित्र राष्ट्र में आता था, यानी धुरी राष्ट्र के अलावे एक जो गुट है इसको कहते हैं मित्र राष्ट्र। और इसमें कौन कौन आते हैं, तो सोवियत संघ, एक आपका ब्रिटेन आता है और फिर इसके अलावे फ्रांस आता है। ये ध्यान से देखेंगे, ये जो सबसे पहले अंध महासागर अटलांटिक महासागर के देखेंगे तो सबसे पहले कंट्री स्टार्ट होगा यहाँ पुर्तगाल से। पुर्तगाल के जस्ट बगल में देखेंगे तो ये स्पेन है। सर ये क्या है, स्पेन है। अब जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स शुरू कर दिए हैं तो आपके पास में एक वर्ल्ड मैप होना बहुत जरूरी है, नहीं अगर रहेगा तो फिर आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। पुर्तगाल के बगल में स्पेन, स्पेन के बाद अगर बात कर ले तो इधर जो है वो फ्रांस है और फ्रांस अपनी सीमा साझा करती है जर्मन से, और जर्मन के नीचे में याद रखेंगे ये नीचे में क्या है, तो ये ऑस्ट्रिया है, इधर में क्या है आपका, तो ये पोलैंड है, और बगल में एक और देश है, यहाँ पे फिगर इधर उधर हो गया जिसको यूक्रेन कहते हैं, और बीच में आपका स्विट्जरलैंड और नीचे में ये इटली है, और इधर में हमारा ब्रिटेन है। अब ध्यान रखेंगे फ्रांस है और साथ साथ अमेरिका, अमेरिका में केवल यूएसए समझिएगा। चलिए ये बातें आपको क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर समझेंगे कि इन लोग का एक गुट हो गया, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ठीक है, और साथ साथ कौन है, तो सोवियत संघ है। ये तीन कौन कहलाए, तो ये मित्र राष्ट्र। ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र का सदस्य देश नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ऐसे प्रश्न आपसे देंगे। तो मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। धुरी राष्ट्र में जर्मन, इटली और जापान। चलिए ये ध्यान सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये यूएसएसआर वाले भैया जो थे ये अमेरिका तरफ थे। कब तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला तब तक। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होता है और यही सोवियत संघ जो पहले अमेरिका के गुट में था अब ये अमेरिका के ही एंटी हो गया। यही तो सर मेन कहानी है, यही कहानी है। अगर ये समझ गए तो कोल्ड वार आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले एक ही साथ दोस्ती निभाने वाला, एक ही साथ माने कह सकते हो कि एक ही थाली में खाने वाला आदमी अब एक दूसरे के एंटी हो जा रहा है। ऐसा क्या सिचुएशन वर्ल्ड में रहे होंगे। तो देखिए इस दौरान 1 मिनट अगर बात कर ले, लाइट इधर हो रहा है, चलिए तो 1 मिनट अगर हम यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये तो लड़ाई वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया जब जर्मन पोलैंड पे आक्रमण किया तब। अब धीरे धीरे कहते हैं क्या कि जब यहां पे बात हुआ 45 के आसपास आते आते धीरे धीरे यहां ये जर्मन वाला जो था अब ये पोलैंड के अलावे ये आक्रमण मार दिया अरे रूस वाला पे। ये रूस वाले जो सीमा आ गया ना सोवियत संघ, ये सोवियत संघ पे आक्रमण करने का पूरा एजेंडा बना लिया। हालांकि यही जर्मन की सबसे बड़ी कमजोरी थी, अगर जर्मन यहां अटैक नहीं करता तो जर्मन शायद हारता भी नहीं। अब इसको याद रखेंगे, ये दूसरी महाशक्तियां तो बाद में है लेकिन अभी ध्यान रखेंगे। अब ये सोवियत संघ वाला क्या है ना कि ये एक अपने गुट वाला अपना आदमी ब्रिटेन से कह रहा है कि भाई ये बीच में पड़ता है तो तुम इधर से एकरा दम टेलो, इन्हें से तू मारो, इन्हें से हम मारेंगे, बीच में मार के जर्मन वाला के बर्बाद कर देंगे। लेकिन ये बेचारा जो ब्रिटेन वाला है ये क्या किया कि ये अटैक करबे नहीं किया जर्मन पर, सोवियत संघ वाला कहते रह गया। तो लगा कि अरे भाईवा सोवियत संघ ये ब्रिटेन सब हमने एक एक गुट के आदमी है और तुमको हम जखनी आक्रमण करला कहे तो तुम आक्रमण नहीं किया का है। एक पीछे का वजह जानिए तो यहां पर अब चल रहा है जात पात। जैसे कैसे अगर दू को जात के अगर लड़ाई होगा तो जात जाते के लड़ाई के टाइम में अगर एकदम पूरा सपोर्ट करता है, ठीक यहां भी सर वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। कहोगे यहां तो कास्टिज्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमी है ना। अगर पूंजीवादी रहेगा वो पूंजीवादी के सपोर्ट करेगा, अगर समाजवादी रहेगा समाजवादी के सपोर्ट करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अब यहां पे गुट सर अलग हो गया, साथ देने से क्या है जात तो अलग है ना।
और वो कभी ना कभी जो है वो पीठ पीछे बार हो ही जाएगा। तो ये याद रखेंगे, पूंजीवादी है अमेरिका, ब्रिटेन पूंजीवादी है, फ्रांस पूंजीवादी है, और ये सोवियत संघ की बात कर ले तो आप तो जानिए गए कि 1917 से अब ये पूंजीवादी निजीकरण नहीं हुआ, यहाँ क्रांति हुआ 1917 में, और ये समाजवादी पैटर्न पे बन गया जी। तो इसका कहीं ना कहीं कास्टिज्म ही अलग था। एक मसला ये कि इसको जब आक्रमण करने के लिए कहा तो नहीं किया। दूसरी बातें ये भी थी कि अब इटली वाला जो था वो हार मान गया था जब अमेरिका वगैरह ये सब जब चढ़ाई करते गए। देखिए हुआ क्या कि जब पड़ी जापान है यू फरफरा रहा था, एकदम पावर में लगल था। अमेरिका के एने वो द्वीप है, ये द्वीपवा के कहते हैं होनोलुलु द्वीप, याद रखेंगे। यहाँ पे बंदरगाह भी था, और होनोलुलु वाला जो बंदरगाह वाला एरिया था वो बंदरगाह पर जापान वाला कर दिया एने से अटैक। आपको लग रहा है कि सर एने से एने इतना दूर जाके मारा है, तो नहीं, ये वर्ल्ड मैप ऐसे मुड़ जाएगा ना तो जापान के बड़ा नजदीक हो जाएगा होनोलुलु द्वीप, और ये होनोलुलु द्वीप जो है वो अमेरिका का था। और ये जाके एकर बंदरगाहवे उड़ा दिया। बंदरगाह जो किसी भी केकरो समझिए एक तरह से हाथ पांव होता है, अर्थव्यवस्था का मेन वो चीज है, अब ओकरा उड़ा दिया, माने अर्थव्यवस्था नाश करे के फेरा में लगल था। अब ये का किया, अमेरिका वाला बौखला गया कि अब तो तोहनी के ढेर हो गया। ये एकदम का किया कि अमेरिका वाला जापान में जाकर के 1945 में, यानी उस समय की बात कर रहे हैं जिस समय इटली जो है वो अपना घुटना टेक दिया है, अब ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब ये कहीं ना कहीं साइड ले लिया गया है। जर्मन में भी जो हिटलर है ना सर, वो हिटलर अपने आप को सुसाइड कर लिया है, क्योंकि जर्मन में हिटलर को लग गया था कि हिटलर की हार तो पक्की है, जर्मन की हार तो पक्की है, क्योंकि सेना ही अब आगे नहीं बढ़ रहा है, और जर्मन की हार इसका मतलब है कि हिटलर की हार, और हिटलर को कभी हार पसंद ही नहीं था। तो कैसे कोई आदमी सिद्धांत से, इतने बड़े आदमी समझौता कर ले, इसलिए खुद को ही सुसाइड कर लिया। कौन? एडोल्फ हिटलर। तो जब एडोल्फ हिटलर अपने आप को सुसाइड कर लिया, इसका मतलब है कि अब जर्मन जो है ठंडा हो गया, अब लड़ाई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इटली ये जर्मन जो है ना वो पीछे हट गया, ये इटली पीछे हट गया, बच गया था जापान, और ये सरेंडर बोलने वाला ही था कि ये अमेरिका वाला जा कर करके और एकरा ही एकर बंदरगाह उड़ा दिया था ना, तो अमेरिका वाला का किया, एकरा ही दो को परमाणु बम मार दिया। और ये दोनों पूछता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु बॉय जो था, इसको परमाणु बम है, ये 15 केजी टन का है। केजी टन का है, 15 केजी टन, और इसको कहते हैं लिटिल बॉय। और दूसरा क्या कहते हैं कि फैट मैन, ये 21 केजी टन का है। ये याद रखेंगे, 21 केजी टन का है। बात को ध्यान से सुनेंगे, मन ये छोटका है, ये बड़ा का है। परमाणु बम है दूगो, और ये दोनों को कहा गया गुप्त परमाणु बम। कहोगे गुप्त परमाणु बम कैसे? तो देखिए अमेरिका अंदरे अंदरे परमाणु परीक्षण कर करके, परमाणु के टेस्टिंग कर करके परमाणु बनौले था, और ये बात अपन गोतीवा के नहीं बताया था। ध्यान से सुनेंगे, का भाई गोतियों बरियार हो जाएगा तो दिक्कत ना है, तो कहीं ना कहीं हम ही नहीं एगो में रहेंगे। कहीं ना कहीं ये विचारधारा अमेरिका में था कि वर्ल्ड में पहली महाशक्तियां हम ही थे और हम ही रहेंगे, ऐसी सोचता होगा। तो अब यहाँ पे देखिए विचार बदल जाएगा। अमेरिका बनैले था परमाणु बम, लेकिन ये बात को सोवियत संघ वाला से कहा ही नहीं। अब ये पता कब चल गया कि जब अमेरिका निकाला, जब एक होनोलुलु द्वीप पर आक्रमण किया जापान वाला, तो अमेरिका बम निकाला और मार के जापान के बर्बाद कर दिया। पहला बम गिरा दिया जापान के हिरोशिमा पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से कंफ्यूजन हो जाता है जी परमाणु गिराने को लेकर के। तो ध्यान से सुनेंगे बात को। पहले परमाणु गिराता है ये 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को क्यों गिरा रहा है? अमेरिका वाला जापान के। और इस शहर का नाम याद रखेंगे, जापान के एक शहर जिसको कहते हैं सर हिरोशिमा। कौन सीमा कहते हैं? हिरोशिमा कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं, आज के बाद से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और जब ये 6 अगस्त 1945 को गिराया, ऐसा लगा जापान में कि जैसे मानो कि आज धरती फट कर करके और नीचे से ही सूर्योदय हो गया है। यानी इतने ज्यादा नाभिकीय इसमें होता है ना, इतना ज्यादा हीट उत्पन्न हो गया, इतना ज्यादा उष्मा ऊर्जा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज धरती फाड़ कर करके और सनराइज हो गया है, सूर्योदय हुआ है। बेचारा जापान एकदम तबाह हो गया, एकदम माफी मांगे ला एकदम तैयार हो गया परमाणु जब फूटा तब। और लेकिन अमेरिका कह रहा है कि अरे अभी रुको, अब भरपाई करे के कोई जरूरत नहीं है, ये तो छोटका धमाल था, ये तो एकरा नाम है लिटिल बॉय, ये तो लिटिल है छोटका, अब बड़का देखो। और 3 दिन हुआ, यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी, 9 अगस्त 1945 ईस्वी को फिर लगले वो मार दिया। कहां पर? तो नागासाकी पर मार दिया। याद रखें
कहां पर मार दिया, नागासाकी पर मार दिया। तो जापान के दो दो जगह पर बम गिरे, एक 6 अगस्त 1947, दूसरा 3 दिन में 9 अगस्त 1947। कंफ्यूजन हो जाता है बाद में कि कब नागासाकी और कब हिरोशिमा, तो 9 तो नागासाकी, 9 तो क्या हो जाएगा आपका नागासाकी, अब बच गया 6 तो हो जाएगा आपका हिरोशिमा। तो याद रखेंगे जब दो जगह पर ये परमाणु मार दिया, बेचारा जापान जो है कि एकदम साइड धर लिया, एकदम माफी मांग लिया, लेकिन बगल में परमाणु फूटा। अब पता चल गया सोवियत संघ के कि आई दोस्त तुम परमाणु बनैले था जी, हमको तुम कहबो नहीं किया। तब ये लग जाएगा कि नहीं वर्ल्ड में ये पहला बड़ी महाशक्ति बन करके रहना चाहता है, तब ये धीरे धीरे इससे विचारधारा इसकी अलग हो जाएगी। और यहां पे ध्यान रखेंगे बात को, यहां पे बातें आ गई कि एक तो परमाणु के मतलब को लेकर के, दूसरी बात यह भी है कि सोवियत संघ ने कह रहा है कि अगर ये अब धीरे धीरे हार मानने वाला ही था, युद्ध माहौल शांत होने वाला ही था, तो फिर आप जो है कि इस पे क्यों परमाणु मारे। तो अमेरिका तो परमाणु मार कर करके और अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है ना, ये दिखाना चाहता है दुनिया में कि हम कितना खतरनाक है और हमसे भिड़ने का नतीजा क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, ये दुनिया को बताना चाहता था, दुनिया में अपना एक खौफ पैदा करना चाहता था। मेन मोटिव इसका यही है। लेकिन तर्क क्या दे देगा कि नहीं इसमें लड़ाई बहुत ज्यादा हो रहा था, शांति करना था, बहुत सारे लोगों की धन जन हानि सब हो रही थी, अलग अलग तर्क दे करके मारा। लेकिन नहीं, यूं समझदार ही समझ गया कि नहीं दोस्त तोर मन में छल है। तो कहीं ना कहीं यही चीज है और इस तरह से विचारधारा ऐसी हो गई कि 1945 से अब रूस वाला सोवियत संघ वाला चला अलगे रास्ते और ये चला अलगे रास्ते। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बरियार था। अभी दोनों के बीच 45 साल तक 1945 से यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब बंद हो गया, तो इसके बाद से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 45 और इसके बाद से जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लगभग 90 साल तक, याद रखेंगे 45 से 90 तक जो है वो लड़ाई का एक संघर्ष चलेगा। लेकिन कभी भी दोनों की सेना आमने सामने नहीं आएगी, दोनों की सेना आमने सामने आके लड़ेगी ही नहीं कभी, और इसीलिए विद्वान इसको कहते हैं शीत युद्ध। तो एक वीडियो सीरीज लाएंगे जो डेटिंग से 45 में क्या हुआ, फिर 48 में क्या हुआ, ऐसे कर करके एक पूरे डेट के साथ घटना क्रम से पढ़ा देंगे। और फिर आपका तीसरे वीडियो लेक्चर्स और नहीं तो एक पार्ट और चला जाएगा, तो चौथे वीडियो लेक्चर से हम जो है वो आपका बुक्स कर देंगे शुरू। तो बुक्स के पार्ट्स पर भी हम लोग देखने लगे, वहां पर थिंकिंग बेरा लेकर के सारा चीज चलेंगे। अच्छा, एक बात और करना चाहते हैं कि धीरे धीरे हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड में चेंजिंग कर दे और यूनिक तरीका से हम आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाएं और लाइव बोर्ड के सेटअप उटअप का व्यवस्था थोड़ा सा करा देंगे, ताकि प्रतिदिन शाम के एकदम लाइव हम आपको दे पाए और अच्छे से आप एजुकेशन हमसे कुछ आप डिस्कस भी करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इस तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके लिए बस हम ये नहीं कहेंगे, अब बहुत तरह के सवाल उठ जाता है, बस हम ये कहेंगे कि जिनको पढ़ना है, जिनको अच्छा लगता है, वो 2 4 10 जो भी होगा हमारे अवार्ड्स में हमारा जो है वो फोन पे या गूगल पे नंबर मिल जाएगा। आपसे जितना बन सकता है थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं हमको आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली रूप से, क्योंकि सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। ऐसे नहीं होते कि यूट्यूब से पैसे आते हैं जिसके लिए हम आपको कुछ करेंगे। जो भी हमारे लिए एसेट्स थे, लाइट वाइट लगाना वगैरह, ये सारी चीज हम अपने पैसे से किए हैं। हमारा भी फैमिली है, नहीं हो पाता है, हमारे कोई गवर्नमेंट वगैरह जॉब नहीं है और बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, इसीलिए हम कुछ कर पाए इन्वेस्ट आपके लिए, तो वो हम सक्षम अभी फिलहाल नहीं है। और जिन विद्यार्थियों के पास 2 4 10 रुपए भी अगर नहीं है, हमें सपोर्ट अगर करना चाहते हैं, केवल दिल की अगर बात हो, तो आप सब्सक्राइब 1 2 कर लिए, ये मेरे लिए बड़ी बात है। या फिर 1 2 बंदे और होंगे अगर आपके सर्किल में, तो करवा दीजिएगा, तो थोड़ा सा हम आपके लिए भी एक्टिव रहेंगे। और पर डे जैसे रेगुलर बैच में जाके पढ़ाते हैं, 2 पैसा आता है, उससे फैमिली चलता है। हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से भी पैसे आए चाहे मत, लेकिन जो एसेट्स होते हैं ना, चीजें होते हैं ना, अगर वो मिल जाए हमें, तो आराम से हम लाइव वगैरह से जुड़े रहे, आपसे कनेक्ट रहें। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।